ओके बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमारा नेट प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए। स्लो रीडिंग। Slow reading style is a talk when you need to be very thorough about what you are reading, especially when you need to analyze and understand, evaluate, and be critical. Remember the information you need and follow instruction. जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हम लोग स्लो रीडिंग करते हैं तो इस हमारे बैक पे एक विजन होता है। हमारा पर्पस होता है कि हम स्लो रीडिंग क्यों कर रहे हैं। स्लो रीडिंग हम इस वजह से करते हैं ताकि उसको डिटेल से पढ़ लें। जो भी हमारे पास आर्टिकल है या ऐसे है या रिपोर्ट है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसको एनालाइज करें, उसको समझें और उसको एवेल्युएट करें। उसमें जो हमें लैग्स नज़र आते हैं या वीक पॉइंट्स नज़र आते हैं, उनको जो है हम पॉइंट आउट करें और उसको बताएं। इसके अलावा जो है हम लोग इसको स्लो करते हैं ताकि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रहे और हम लोग जो हैं इसको डिटेल से अपनी वर्डिंग में बयान कर सकें। स्लो रीडिंग एनालिटिकल अप्रोच के साथ कैसे होती है? यूज्ड व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी, फॉलो इंस्ट्रक्शंस और रिमेंबर व्हाट यू हैव read. You have to create questions and find answers as you read. ओके बेटा, इसमें ये है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, हमने उसमें से फाइंड आउट करना है। तो जब हम लोगों के माइंड में क्वेश्चंस अराइज हो रहे होते हैं और फिर हम पढ़ रहे होते हैं, उसके आंसर भी फिर आना शुरू हो जाते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो हमारे क्वेश्चंस है, उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो इट मीन्स कि हमारी एनालिटिकल अप्रोच जो है, हमने उसको यूटिलाइज किया, अप्लाई किया और हमने उसको एनालाइज कर लिया। हमने अपना जो आंसर था वो फाइंड हो गया और हमारा जो पर्पस था वो पूरा हो गया। इसी तरह एक क्रिटिकल अप्रोच है। क्रिटिकल में हमारे अपने कमेंट्स होते हैं, जो उसमें लैग्स होते हैं, हम लिखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आई हैं। तो ये क्रिटिकल अप्रोच में यूज्ड व्हेन you need to evaluate the material you are reading, identify the author's intention. अगर आप राइटर जो है या ऑथर जो है, उसने जो भी लिखा है, आर्टिकल लिखा है या रिपोर्ट लिखी है या कोई ऐसे लिखा है, आप उससे एग्री नहीं करते हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आप डिसएग्री करते हो, तो आप उन जिन पॉइंट्स को आप डिसएग्री करते हो उसका आप सॉलिड रीज़न लिखोगे कि ये इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए। ये आपकी तनकीद है, क्रिटिसाइज है कि राइटर ऐसे भी लिख सकता था, राइटर ऐसे भी कह सकता था, ऑथर ऐसे भी कह सकता था। आप उसके जितना भी उसने लिखा है, जस्ट उसको पहले डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसको एवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद उस पर क्रिटिसाइज करेंगे। मैम जी, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है स्टूडेंट्स? अब आ रही है आवाज? आप बोले ना, मैम आ रही आवाज है? आ रही है। आ रही है मैम, आवाज आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। चलिए ठीक है। सबसे पहले बेटा, जब भी कोई रीडर है या जो पढ़ने वाला है या जो समझने वाला है या जिसके पास एक आर्टिकल पढ़ा है या ऐसे राइटिंग पढ़ी है, वो उसको थोरोली स्टडी करता है, पढ़ता है। उसके बाद जो है, जब पढ़ता है, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, फिर वो उसको एनालाइज करता है, क्वेश्चंस को एनालाइज करता है और फिर वो दोबारा से पढ़ता है और उसके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेता है। एनालाइज करने के बाद फिर वो उसको एवेल्युएट मटेरियल को करता है। उसमें जो उसको वीक पॉइंट्स मिलते हैं, लैग्स मिलते हैं, उस पे वो क्रिटिकल अपनी अप्रोच को यूज़ करते हुए क्रिटिसाइज करता है, तनकीद करता है और वो
राइटर्स को बताता है कि ये इस तरह से इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, इस तरह से इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। इसी तरह जब आप लोग भी कोई रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ के यूजेस, अब्यूजेस, बेनिफिट्स लिखते हैं आप उसके, तो एडवेंचर डिसएडवेंचर्स लिखते हैं। लेकिन इसके साथ जब अपना कंक्लूजन देते हैं तो उसमें आपके अपने कमेंट्स होते हैं। तो आप लिखते हैं कि इस तरह से तो है लेकिन इस तरह से ये पॉजिटिव ज़्यादा है और इस पे फोकस कर देते हैं। तो यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें से आपको चीज़ें, आप जिससे डिसएग्री करते हैं, आपको नागवार गुजरती हैं, आप समझते हैं कि इससे बेहतर हो सकता है, तो आप उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करते हुए आप अपने सॉलिड जो आपके व्यूज़ हैं उसको आप देते हैं ताकि जो पढ़ने वाला है या जिसको आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने इसके लैग्स को पकड़ा है और आपने इसको डिटेल से बयान किया है और इससे बेहतर जो है ये वर्क हो सकता है। इसके लिए हम क्रिटिकल अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। स्लो रीडिंग में तीसरी कैटेगरी जो आती है, टाइप आती है, वो SQ3R की है। वो भी मैंने आपको बताया था। S जो है स्टैंड फॉर सर्वे, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चंस, R1 स्टैंड फॉर रीड, R2 स्टैंड फॉर रिसाइट एंड R3 स्टैंड फॉर रिव्यू। सर्वे क्या होता है और किस तरह से किया जाता है? Start with surveying the material and get the best overview of the information content. It is like reading a map before you make up a trip. सर्वे ये है कि आपके पास जो भी आर्टिकल पढ़ा है या रिपोर्ट पढ़ी है या ऐसे पढ़ा है, आप उसका ओवरव्यू ले लेते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंडली क्या करते हैं फिर? रीड द प्रीफेस, द टाइटल, हेडिंग एंड सब हेडिंग। These are like signposts in your map. Read captions, charts and graphs, introductory and including paragraphs. Read summaries. तो आप किस तरह से आप सर्वे करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, किस तरह से लेते हैं? टाइटल पढ़ते हैं उसका, हेडिंग्स पढ़ते हैं, सब हेडिंग्स पढ़ते हैं, फिर उस अगर चार्ट हो तो उसको चार्ट्स को आप ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं। फिर आप उनको, वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है उसको आप ऑर्गेनाइज करती हैं, उसको तरतीब देती हैं। फिर उसको तरतीब देने के बाद उसकी 3 पार्ट्स बनाते हैं। एक पार्ट्स इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा पार्ट बॉडी का होता है और तीसरा पार्ट जो होता है वो कंक्लूजन का होता है। और जो आपने आर्टिकल पढ़ा होता है या आपने जो रिपोर्ट पढ़ी होती है या कोई ऐसे पढ़ा होता है, पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप उसके बॉडी में उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो तो वो भी आप मेंशन कर देते हैं और फिर आप उसकी कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन में आप अपने व्यूज़ भी दे देते हैं। तो इस तरह से एक आपके सामने एक पेज की या 1.5 पेज की समरी आ जाती है जिसमें उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन मौजूद होता है। Questions. Q stand for question ना, तो ask appropriate questions to provide your reading with specific focus. Asking question is an active reading process. Convert the title, heading and subheading into questions. Ask who, what, when and why. Read questions at the end of the chapters of heading. Ask yourself, what do I already know about this? Check. Link with what you have read. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चंस आपको जहन में बनाना पड़ते हैं। जब आप सर्वे कर लेते हैं, आपके माइंड में मटेरियल आ जाता है,
तो आपने वो क्वेश्चन किससे बनाने हैं, हेडिंग के क्वेश्चंस बना लेने हैं। ये हेडिंग क्यों इस्तेमाल की गई है, इस हेडिंग का क्या मतलब है, वो हेडिंग और सब हेडिंग के क्वेश्चंस बना लेने हैं। इसके अलावा आपने W5 को यूज करना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम, और इसको यूज करते हुए आपने क्वेश्चंस अराइज करने हैं। इसके अलावा जो है आपको पता है कि अगर कोई कम्प्रीहेंशन हो या इस तरह से रिपोर्ट हो तो उसके एंड पे भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कभी भी भूलनी नहीं है, जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके मुतालिक आप आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं या किसी जो सब्जेक्ट आपके रिपोर्ट में है या आप ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में ऑलरेडी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको यू विल हैव टू मेक अप योर माइंड, अपना माइंड बनाना है कि आपके पास ऑलरेडी इसके बारे में कितना मटेरियल आपके माइंड में मौजूद है, और जो मटेरियल आपके माइंड में मौजूद है उससे रिलेट करते हुए आपने फर्दर आगे चलना है। इससे क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आपके माइंड में पहले से ही जो था वो इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो इसी तरह आप अगर वो आर्टिकल सेक्शन वाइज है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, अगर उसके 6 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, या उसके 4 पार्ट्स हैं या 5 पार्ट्स हैं, तो आप उसके मुताबिक क्वेश्चंस जो हैं वो अपने माइंड में तैयार करेंगे और उसके आंसर देंगे, और उसके मुताबिक आप अपने माइंड में उसका डाटा जो है जो ऑलरेडी आपके माइंड में मौजूद है उसको सेक्शन वाइज अरेंज करके और उसके साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करेंगे। रीड क्वेश्चंस योरसेल्फ व्हाइल यू रीड, stop often and try to answer the question. Read slowly for difficult passages. Answer the questions at the beginning of or end of chapters to or studies guides. In finding the answers, you are linking both your answers and the author's ideas. Look for passages that answer specific questions. Note the underlined, italicized, or bold words. Take heed of words and phrases. Pick out the detail, examples, and details that can explain main ideas. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि जब आपने रीड कर लिया, आपने सर्वे कर लिया, क्वेश्चंस तैयार कर लिए, तो क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, तो आपने वो क्वेश्चन अपने माइंड में रखते हुए जब आप रीड करेंगे तो आपको उसके कई आंसर जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे, आपके जहन में आ जाएंगे। आपने जो रीडिंग करनी है वो स्लोली करनी है। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ईडियम यूज हुए होते हैं आर्टिकल में या फ्रेजेस यूज हुए होते हैं, तो अगर आपको उसके मीनिंग्स नहीं आ रहे तो आपने उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है, उसकी लाइंस को देखना है। लाइंस को जहन में रखते हुए आप उसको जो है वो एक सीक्वेंस देंगे और उसके आप जो मीनिंग्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं अपने माइंड में डेवलप करेंगे। इस तरह से वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में डेवलप हो जाएंगे और आपका जो आइडियाज़ हैं या आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको आंसर मिल जाएंगे, और आपके जो ऑलरेडी आइडियाज़ हैं उनके साथ आपकी ये इंफॉर्मेशन अटैच हो जाएगी और आप डिटेल से अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और जब आप लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन के नीचे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने जब उनका आंसर देना होता है तो आप उसको डिटेल से पढ़ते हैं शुरू से एंड तक पैराग्राफ को, और फिर आपको उसके आंसर मिल जाते हैं या लिंकिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, उसके आंसर आप खुद जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है बेटा रीडिंग का। नेक्स्ट है हमारा रिसाइट। रिसाइट के जब हमने रीड कर लिया, उसके क्वेश्चंस हमारे पास आ गए, तो फिर हमने इसको रिसाइट करना है। तो रिसाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई टू रिसाइट
for comprehension and recall. After each reading, organize the information in your mind. Check your recall against the book or article. Try to recite for comprehension and recalls. वही चीज़ आ गई कि आपने वो पैराग्राफ को जो आपने पढ़ा है उसको रिसाइट करना है और अपने माइंड में दोहराना है, और फिर उसको जो आपने पढ़ा है उसको इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करना है, उसको तरतीब देना है कि फर्स्ट में मैंने क्या पढ़ा, सेकंड में स्टेप में क्या पढ़ा, थर्ड स्टेप में क्या पढ़ा, और फिर वो जो आपने पूरे अपने माइंड में बनाया है उसको वो रिकॉल किया है, उसको बुक का जो आर्टिकल आपने पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप आपने उसके साथ मैच करना है कि क्या जो मैंने पढ़ा है ये उसी के मुताबिक है या नहीं। Recite as a means of recall. After each section, recall by asking questions about what you have read. तो आपने किस तरह से उसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है अपने माइंड में, सेक्शन बाय सेक्शन, थ्रू सेक्शंस। यानी सेक्शन 1 में आपने क्या पढ़ा, जो आपके जहन में सेक्शन 1 के मुताबिक क्वेश्चन थे उसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह सेक्शन 2 में फाइंड आउट करना है, सेक्शन 3 में फाइंड आउट करना है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने आंसर्स इसमें से फाइंड आउट करते चले जाएंगे। टेक नोट्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट इन योर ऑन वर्ड्स। और जो आपने उसमें से फाइंड आउट किया उसको आप लिख लें अपनी वर्डिंग में, या हाईलाइट कर लें उस वर्ड्स को जो आपने रीड किए हैं, और उसको दोबारा से लिखें और अपने वर्डिंग में उसको याद कर लें या उसको अपनी वर्डिंग में लिख लें, ताकि आपके पास मटेरियल हो, इंफॉर्मेशन हो, और जब आप उसको अरेंज करें तो वो आपकी इंफॉर्मेशन का हिस्सा बन सके। तो इस तरह से बेटा आप इसको रिसाइट करेंगे। आप इसको लिख के भी रिसाइट कर सकते हैं, एक समरी की फॉर्म में भी रिसाइट कर सकते हैं, और एक मैप भी बना सकते हैं, या एक लिस्ट बना के आप उसको अपने जहन में रख सकते हैं। Review the consolidation and integration of the information gathered. Are the main issues identified? Do the notes make sense? Are you able to understand the article you read? ये क्वेश्चंस हैं जब रिव्यू आप करेंगे। रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स द मेजर पॉइंट्स, हाईलाइट एंड मेक नोट्स, रिव्यू योर नोट्स, use flashcards, plan for 1 or 2 reviews in between before the exams. The final review should have a little unprompted recitations as possible. रिव्यू में क्या होता है कि आप उसको सारा जो भी आपके पास मटेरियल होता है उसके बारे में आप देखते हैं कि क्या ये सारा मुझे समझ आ गई है, उसको देखते हैं क्या ये मेरे क्वेश्चंस के मुताबिक मुझे आंसर मिल रहे हैं, और क्या ये जो मैंने अपने माइंड में क्वेश्चन अराइज किए हुए थे या लिखे हुए थे एक समरी की फॉर्म में, क्या इसका आंसर इसमें है। तो जब ये चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आप तो उसको दोबारा से एक दफ़ा तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे कि ये ठीक है। जो हाईलाइट किए होंगे उन नोट्स को उनको देखेंगे कि ये हमारे जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में इसके मुताबिक हैं, या आपने जो उसको लिखा होगा एक प्ले कार्ड पे या फ्लैश कार्ड्स पे आपने उसको यूज़ किया होगा, उस पर लिखा होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि क्या मैंने जो इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड थी वो सारी मिल गई हैं। अगर वो मिल गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी ग्रामर ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है और सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका रिव्यू कंप्लीट हुआ। ये था बेटा आपका ये रिव्यू, और इसका अब ये आपका जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम ले चलते हैं अगले आपके टॉपिक पे।
वो आपका टॉपिक है फैक्ट्स एंड ओपिनियन। अच्छा बेटा, जितना हमने पढ़ा इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है या कोई समझ नहीं आया तो वो डिस्कस कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, ओके है? स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू। जी जी मैम। मैम ओके। चलें ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है फैक्ट्स एंड ओपिनियन। जी, क्या जानते हैं आप फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में? फैक्ट्स हकाइक को बोलते हैं, ओपिनियन हमारी राय है, जो हकीकत है या हकीकत बन चुकी होती है। अपना माइक बंद करें बेटा। हकीकत जो बन चुकी होती है, फैक्ट्स में वो आता है। ओपिनियन जो हमारी राय होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि फैक्ट्स हैं क्या। Something that is true about a subject and can be tested or proven is called fact। जो कि एक सच होता है जिसमें या जिस पे एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं और उस पे टेस्ट हुआ होता है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है, वो उसका फैक्ट है। A statement of fact can ये लो खरीद लो। be checked for accuracy। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताएं, the sun gives us shine, ये फैक्ट है या ओपिनियन है? अब आप थोड़ा सा मेरे साथ मोटिवेट होंगे। ये हम लोग इसकी साथ साथ में एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी के बगैर आपको फैक्ट्स और ओपिनियन की समझ नहीं आएगी। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने आंसर देनी है मुझे, जो मैं क्वेश्चंस आपसे करूंगी। टेल मी, सन गिव्स अस लाइट, दिस इज फैक्ट और ओपिनियन? जी स्टूडेंट्स, मैम क्या पूछा, जरा दोबारा पूछें। फैक्ट जो है वो हकीकत होती है, ठीक है, सच्चाई है। या फैक्ट उसको बोलते हैं जो कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हों और वो 100% राइट हो, तो वो भी हकाइक में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो अब मुझे बताएं, ये मैं बता रही हूँ कि सूरज जो है हमें रोशनी देता है, ये फैक्ट है या ओपिनियन है? फैक्ट है। फैक्ट है मिस। फैक्ट है मैम फैक्ट है। ठीक हो गया। अब ये मुझे बताएं, गॉड इज वन, ये भी फैक्ट है। फैक्ट है। क्या मैम? गॉड इज वन। गॉड इज वन अच्छा। फैक्ट है, ठीक है। टुडे 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 ये फैक्ट नहीं है। अभी मैंने बोला ही नहीं है, सुन तो लो ना। टुडे इज हॉलीडे, ये मिस ओपिनियन में आएगा आई होप। ओपिनियन है मैम, फैक्ट नहीं है। ये ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। अभी हम ओपिनियन का भी पढ़ते हैं, फिर आपको और थोड़ा सा समझ आ जाएगा। फैक्ट जी is a statement that can be proven by direct experience or objective verification। फैक्ट को किस तरह से प्रूव? एक तो फैक्ट हकीकत है ना, जो रियलिटी है वो फैक्ट है। फर्स्ट जो इसको हम पॉइंट देंगे वो ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि फैक्ट जो है वो रियलिटी है। दूसरा पॉइंट ये है कि फैक्ट जो है उसको प्रूव किया जा सकता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंट उस पर करते हैं और वो 100% अप्रूव हो जाते हैं,
तो वो चीज़ क्या है, वो फैक्ट बन जाती है। और ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन, अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी होती है 100%, तो वो भी फैक्ट में आ जाती हैं। और इसमें एविडेंस भी होता है जिसकी आप लोग खुद देखते हैं और उसकी हकीकत को बयान करते हैं। जैसा कि सीलिंग फैन इज रनिंग इन द रूम, अगर आप उस रूम में बैठे हैं तो आप उसकी एविडेंस देंगे कि हाँ दिस इज फैक्ट। The testimony of witness agree upon observations, the written records of the testimony and observations, the result of research of investigation। तो इसी तरह जब आप लोग कोई तजर्बा करते हैं या विटनेस होते हैं उसके, और वो तजर्बा कामयाब होता है तो वो फैक्ट्स में आ जाता है। इसी तरह आपकी ऑब्जर्वेशन जो है 4 से 5 लोग उसको देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आज का टेम्परेचर जो है वो 37 है, और मैं कहती हूँ कि आज जो है 2:03 पे टेम्परेचर जो है वो 37 है। तो आप लोग भी देखते हैं 37 है, तो ये क्या है, फैक्ट है। फैक्ट। हाँ, आपने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया, आपने भी एग्री किया, मैंने भी एग्री किया, तो ये फैक्ट है। अब मैं कहती हूँ कि एक ये रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द सच टेस्टिमनी एंड ऑब्जर्वेशंस द रिजल्ट ऑफ रिसर्च ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेरा हाल टाइम कम हो रहा है, 1 मिनट बेटा, ये थोड़ा सा हम लोग ओपिनियन की तरफ चले जाएं, फिर बाकी का ये इंशाल्लाह कल मैं पढ़ाऊंगी। ओपिनियन का थोड़ा सा मैं आपको दे दूं। यूजुअली एक्सप्रेस द फीलिंग्स, प्रेफरेंस और बायसेस दैट पर्सन हैज अबाउट अ सब्जेक्ट। ये उसकी फीलिंग्स हैं या प्रेफरेंस हैं जो कि वो ऑब्जेक्ट के किसी चीज़ के बारे में रखता है। और व्हाट समवन बिलीव्स और थिंक नॉट नेसेसरी कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। यानी कि वो जो एक शख्स ऐसा है जो कि उसको उस पर बिलीव करता है लेकिन वो प्रूव नहीं हुई, वो गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, वो ओपिनियन में आता है। ओपिनियन हमेशा यही होती है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब मैं कहती हूँ कि आई लाइक बिरयानी, ये ओपिनियन है या फैक्ट है? ओपिनियन है। ठीक है, मैं कहती हूँ माई क्लास लाइक्स मैंगो, माई क्लास ये भी लाइक्स, ये ओपिनियन है मिस। हाँ, हो सकता है किसी को मैंगो मेरी क्लास में से किसी को पसंद ना हो, ठीक है। जी। और द पीपल लव डॉग्स, इसमें ये ओपिनियन है या फैक्ट है? फैक्ट है, क्यों गॉड है उसको। डॉग्स पीपल, डॉग्स, इट्स ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन है। हाँ, डॉग्स यानी कि पीपल लव, मैं कहती हूँ कि पीपल लव डॉग, तो ये जरूरी तो नहीं ओपिनियन है, है। ओपिनियन है, क्योंकि कुछ लोग तो नफरत करते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं तो कि ये गलत गुनाह नहीं है, करते। ये तो हाँ, तो खराब नाल करते हैं, तो ये क्या है, ओपिनियन है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि दिस गर्ल हैज ब्यूटीफुल हेयर, तो मुझे वो ओपिनियन है मिस। ब्यूटीफुल, अब वो उसकी करली हेयर है, मुझे अच्छे लगे हैं, हो सकता है कि 3 से 4 लोगों को करली के हेयर अच्छे ना लगते हों और वो उसको डिसलाइक करते हों, तो ये भी क्या है, ओपिनियन। ओपिनियन है। तो बेटा आज जस्ट हमारा फैक्ट्स और ओपिनियन की इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसकी डिटेल बयान करूंगी। तो अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, कल भी मैंने आपकी अटेंडेंस नहीं मांग की। ओके।